हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट 4 इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ ली थी कंपनसेशन की। इकोनॉमिक थ्योरी में सब्सिस्टेंस थ्योरी पढ़ी थी हमने। उसके बाद सरप्लस वैल्यू, वेज फंड थ्योरी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे बार्गेनिंग थ्योरी, फिर डिमांड एंड सप्लाई एंड सो ऑन। उसके बाद हमारी बिहेवियरल थ्योरीज रहेंगी, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो आ जाइए हम डिस्कस करते हैं। तो बार्गेनिंग थ्योरी की बात करते हैं। बार्गेनिंग थ्योरी किसने दी है? जॉन डेविंसन ने दी है। और हमें सारे जो भी जिन्होंने भी दिया ऑथर्स के नाम याद रखने हैं। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल से हैं, बस रिपीट करना है जिससे याद हो जाएगी। तो बार्गेनिंग थ्योरी दी हमें जॉन डेविंसन ने, ठीक है। और जो ये थ्योरी है, पहले आपको नेम से क्या समझ आ रहा है? बार्गेनिंग थ्योरी मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में बार्गेनिंग, जिसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी उस उतना ही जो है फिक्स किया जाएगा कंपनसेशन रेट, वेज रेट, ठीक है। तो ये जो जर्नली है ये थ्योरी इसी पे बेस्ड है। और हाँ, एक और चीज़, जो कंपनसेशन रेट है उसमें बार्गेनिंग की एक लिमिट होगी, एक टॉप लिमिट और एक लोअर लिमिट। उन दोनों में से एक डिसाइड की जाए, उनके बीच, उस रेंज के बीच में जो है कंपनसेशन रेट जो है डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब जो एम्प्लॉयर है वो कम से कम पे करना चाहता है, बट एक लिमिट होगी कि हाँ, या फिर उससे इतना वो पे करेगा तो जो एम्प्लॉय है वो एग्री हो जाएगा। एक लिमिट है एम्प्लॉय की कि वो उससे नीचे नहीं लेगा, और एक एम्प्लॉय की लिमिट है कि वो उससे ज़्यादा, किसी एक अमाउंट से ज़्यादा देना पसंद नहीं करेगा। सपोज एग्जांपल लिया था कि अगर एम्प्लॉयर है वो 8,000 से डाउन, मतलब एम्प्लॉय जो है वो 8,000 से डाउन नहीं लेना पसंद करेगा, और जो एम्प्लॉयर है वो 10,000 से ज़्यादा देना पसंद नहीं करेगा उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो ये हो गया कंपनसेशन रेट, उसके बीच फाइनलाइज की जाएगी। अगर हमारा एम्प्लॉय जो है वो अच्छा बार्गेनर हुआ तो वो क्या करेगा, 10,000 तक मैक्सिमम कंपनसेशन रेट जो है वो कर सकता है, फिक्स करवा सकता है एम्प्लॉयर से। और एम्प्लॉयर अगर ज़्यादा अच्छा बार्गेनर हुआ तो वो 8,000 तक फिक्स करवा सकता है, मिनिमम तक, ठीक है। कम से कम वो फिक्स करवाएगा अपनी कंपनसेशन रेट ऑफ द एम्प्लॉय। फिर है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ये दिया था मार्शल ने। मार्शल भी फैमिलियर नेम है। तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि मार्केट में कितनी सप्लाई है, ठीक है। नॉट ओनली एम्प्लॉय, और भी कुछ फैक्टर्स हैं उसको हम देखेंगे, और उसके अगेंस्ट में हम देखेंगे कितनी डिमांड है मार्केट में ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बेस पे जो है हम कंपनसेशन रेट जो है फिक्स करेंगे एम्प्लॉय की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करके चल रहे हैं मार्शल, ही एज्यूम्स द होल सेट ऑफ द फैक्टर्स विच गवर्न द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस. It is therefore necessary to understand the various factors which influence the demand and the supply of the labor. तो मैंने जैसे बताया कि सिर्फ एम्प्लॉय की सप्लाई मैटर नहीं करती है, और भी फैक्टर्स हैं। तो उसमें क्या टेक्निकल प्रोसेस आ गया फैक्टर्स में, और क्या कैपिटल है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। द एम्प्लॉयर्स डिमांड फॉर द लेबर इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज द डिमांड ऑफ फॉर हिज प्रोडक्ट। अब एम्प्लॉय की जो है प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ कैपिटल कितना है, जो एम्प्लॉय कितना पे कर पाएगा। देन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कैसी है मार्केट में। फिर उसके बाद डिमांड प्राइस ऑफ द सप्लायर, लेबर क्या है, कि लेबर क्या डिमांड करता है अपनी कंपनसेशन रेट को लेकर। और जो एम्प्लॉयर है, क्या उसके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी टारगेट्स ज़्यादा हैं जिसके लिए उसको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, क्या उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है तो कैपिटल इंसेंटिव ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एम्प्लॉय की सप्लाई एंड डिमांड के साथ साथ जो एम्प्लॉयर को प्रेफर करने पड़ते हैं फॉर द कंपनसेशन रेट फिक्स करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर determines its demand price. It is the standard of living of the workers that plays an important role in the determination of the supply price of labor, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की क्या है जो डिटरमाइन करेगी। मीन्स अगर लेबर अच्छा वर्क करेगा तो उसको अच्छी वो मिलेगी, पे मिलेगी, जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और सप्लाई प्राइस जो है लेबर का इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि सप्लाई प्राइस से हमारा क्या मीन्स है कि जो लेबर है वो कितने प्राइस पर आपको काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसकी अगर मार्जिन
प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जैसे हमने सुना है कि अगर किसी एम्प्लॉय की अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, वही क्या है उनका सप्लाई प्राइस है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं परचेजिंग पावर थ्योरी। परचेजिंग पावर थ्योरी क्या है? रियल इनकम को हम कहते हैं कि हमारी जो भी सैलरी हम अर्न कर रहे हैं उससे हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हम कितना अमाउंट खरीद सकते हैं, कितना क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में, मतलब ये सारा इसमें कवर होता है। ये किसने दी थी? पिगन ने दी थी। तो इसमें जनरली क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू पिगन, वेज इज नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर बट ऑल्सो द इनकम ऑफ द लेबर। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि एम्प्लॉयर की कॉस्ट है, तो ये प्रेफरेबल नहीं होगा। हम इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एक तरफ एम्प्लॉयर के लिए एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बट ऑन द अनदर साइड एम्प्लॉय के लिए क्या है? उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, इस पे डिपेंड है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे।